माता वैष्णो देवी के पवित्र तीर्थधाम रियासी में आज प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 320 घरों के शिलान्यास का कार्यक्रम आपके सम्मुख संपन्न हुआ। मैं सबसे पहले HRDS इंडिया के अध्यक्ष श्रीमद स्वामी आत्मानंदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। उनके ही सहयोग से, उनकी संस्था के सहयोग से किश्तवाड़ में 19, राजौरी में 388, पुंछ में 133, उधमपुर में 341, रामबन में 189, जम्मू में 350, कठुआ में 344, सांबा में 105, यानी 3 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच कुल मिलाकर 1869 घरों के शिलान्यास का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और आज रियासी में 320 घरों के शिलान्यास का कार्यक्रम आपके सम्मुख संपन्न हुआ है। कुल मिलाकर 2189 घरों के निर्माण की बुनियाद रखी है। जम्मू संभाग का केवल एक जिला डोडा बचा हुआ है। जल्द ही डोडा में भी इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। कश्मीर संभाग में भी कुछ घर प्रभावित थे सेलिंग के कारण। मौसम प्रतिकूल है, इसलिए वहां का कार्यक्रम मार्च के बाद अप्रैल में प्रारंभ किया जाएगा। रियासी के सभी 320 घरों के निर्माण में सरकार का एक भी रुपया नहीं लगने वाला है, बल्कि उसकी सारी कीमत जो 32 करोड़ रुपए है HRDS इंडिया की तरफ से लगाया जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि बिना किसी सरकारी सहायता के रियासी के 320 परिवारों के सर पर छत सुनिश्चित करने का काम आज शुरू हुआ है। जम्मू संभाग के ये सभी घर उन परिवारों की आकांक्षा का प्रतीक है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपने घरों को खोया था। सीमा पार से अकारण गोलीबारी की वजह से अपने आशियाने को तबाह होते हुए देखा था। मुझे लगता है कि देश में रिहेबिलिटेशन का अपनी तरह का एक यूनिक मॉडल है जो सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि सपने और नए भविष्य निर्मित कर रहा है। इसे मैं जम्मू कश्मीर के हालिया इतिहास में शुरू किए गए सबसे उल्लेखनीय रिहेबिलिटेशन अभियानों में से एक प्रमुख अभियान मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि व्यक्तिगत विकास ही समाज और जम्मू कश्मीर के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि एक एक व्यक्ति मिलकर ही वास्तव में समाज बनाते हैं और एक एक व्यक्ति का सामर्थ्य ही मजबूत सामाजिक आर्थिक नींव भी तैयार करती है, जिससे समाज आगे बढ़ता है। इसलिए 320 घर सिर्फ दीवारें और छत नहीं हैं, बल्कि रियासी जिले के सर्वांगीण विकास की बुनियाद भी है। ये 3 बेडरूम वाले प्रत्येक घर के निर्माण पर 9,82,000 रुपये का खर्च आएगा, मोटे तौर पर 10 लाख रुपए। इन प्री फैब्रिकेटेड घरों को उनकी मजबूती के लिए जाना जाता है। इन सभी घरों में कंक्रीट की नींव, फाइबर सीमेंट बोर्ड, पाउडर कोटेड GI सीट और C चैनल सेक्शन वाले स्टील स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जैसी तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सभी घरों के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का चयन, उनकी मजबूती, उनका टिकाऊपन और इस इलाके के प्रतिकूल मौसम का सामना करने की पूर्ण क्षमता के लिए किया गया है। प्रत्येक घर को मॉडर्न डिज़ाइन द्वारा निर्मित किया जाएगा ताकि सभी परिवार आराम, सुरक्षा और शांति से रह सकें। ग्रामीण इलाके में जो घर बनेंगे, मैंने HRDS के अध्यक्ष स्वामी जी से अनुरोध किया था कि अगर एक गरीब व्यक्ति का घर बन रहा है तो एक कैटल शेड और बाउंड्री भी बन जाए कि अगर वो एक पशु रख करके अपनी आजीविका चलाना चाहता है तो उसे चला सके। और मुझे खुशी है कि स्वामी जी ने, इस संस्था ने उसे सहर्ष स्वीकार किया है।
संस्था ने स्वयं एक समय सीमा तय की है कि जिस दिन आधारशिला रखी जाएगी 6 महीने के अंदर इन घरों को बना करके लाभार्थियों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। 2-3 इसकी विशिष्टताएं हैं। हर 5वें वर्ष HRDS इंडिया स्वयं इन घरों की मरम्मत और पेंटिंग का काम पूरा कराएगा और इसका खर्चा व्यक्ति को नहीं, HRDS संस्था खुद वहन करेगी। जिस दिन यह नव निर्मित घर परिवार को सौंपा जाएगा उस दिन से ही HRDS इंडिया अपने खर्चे से परिवार के सभी सदस्यों को फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवरेज अगले 15 वर्षों तक प्रदान करेगा और उसका भी पूरा आर्थिक बोझ संस्था वहन करेगी। HRDS इंडिया की तरफ से परिवार के सभी सदस्यों का हर वर्ष फ्री हेल्थ चेकअप का भी इंतज़ाम किया जाएगा। उसका भी जो खर्च है वो संस्था उठाएगी। और जिन इलाकों में कनेक्टिविटी मौजूद है वहाँ बन रहे घरों में इंटरनेट की सुविधा भी संस्था के द्वारा प्रदान की जाएगी ताकि दूरस्थ इलाकों में रहने वाले बच्चे अपनी शिक्षा को भी अपने अच्छे ढंग से पूरी कर सकें। मैं समझता हूं कि 6 महीने पश्चात जब सभी 320 परिवारों के मुखिया लोगों को इन घरों की चाबी सौंपी जाएगी, उस दिन हजारों परिजनों के भीतर एक नया आत्मविश्वास और सकारात्मकता हम देख सकेंगे। उनका उत्थान पूरे समाज को उत्थान की ओर ले जाने में सहायक होगा। वास्तव में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब सेलिंग में हमारे कई साथी बिछुड़ गए थे, कई लोगों के घर तबाह हुए थे, तभी संस्था से मैंने संपर्क किया था। उस समय विचार यही था कि पाकिस्तान की सेलिंग में जो घर बर्बाद हुए हैं उन्हें फिर से रिहेबिलिटेट किया जाए। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी तरह से घर तबाह हुए थे उनको 2 लाख, जो आंशिक क्षतिग्रस्त हुए थे उनको 1 लाख का मुआवजा और SDRF में जो अनुमन्य है वो दिया जा चुका था। बावजूद इसके हम सब जानते हैं कि इसमें पूरा घर नहीं बन सकता है, इसलिए संस्था से मैंने निवेदन किया था और संस्था के अध्यक्ष स्वामी जी ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया। MOU डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ जब साइन होना था, इसी बीच चिसौती किश्तवाड़ में एक स्थान है जहाँ मचैल माता के दर्शनार्थी तबाह हुए थे उस गांव के लोग, वो एक आपदा आई तो रमेश कुमार जी ने कहा कि साहब अगर ये लोग भी इसमें शामिल हो जाते तो बेहतर होता है। तो उन लोगों को जब शामिल किया गया तब तक जम्मू संभाग में विशेष रूप से फ्लैश फ्लड और बाढ़ के कारण अनेक लोग काफ़ी परेशानी झेले, अनेक लोग हमसे बिछुड़ गए, अनेक लोगों का घर तबाह हो गया। फिर अनुरोध किया गया तो संस्था का मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ कि इन्होंने सहर्ष हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की वजह से रियासी जिले में करीब 250 गांवों के लगभग 3.5 लाख नागरिक प्रभावित हुए थे। 6 अलग अलग प्राकृतिक हादसे में 48 लोग असमय हमसे बिछुड़ गए थे और 32 लोग घायल हुए थे। प्राकृतिक हादसे की वजह से असमय अपनी जान गंवाने वाले परिजनों की स्मृति को मैं नमन करता हूं। उनके परिवारजनों के साथ हम सबकी गहरी संवेदना सहानुभूति है। प्रशासन ने 42 नागरिकों के परिजनों को 2,36 करोड़ रुपए का एक्स ग्रेशिया रिलीफ प्रदान कर दिया है। 6 ऐसे मामले हैं जो कानूनी उत्तराधिकारी की लिस्ट की अड़चन की वजह से अभी नहीं हो पाए। क्षतिग्रस्त घरों के मुआवजे के तौर पर सभी कैटेगरीज को मिलाकर लगभग 4 करोड़ 5 लाख रुपए का मुआवजा SDRF के तहत दिया जा चुका है। मुझे बताया गया है कि 390 कैटल सेट को भी नुकसान पहुंचा था
और उसका भी 11,70,000 मुआवजा प्रशासन की ओर से दिया गया है। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक परिवार का पूरी तरह से रिहेबिलिटेशन हो, ये प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निजी तौर पर मैं इन घरों को समावेशी विकास की दिशा में एक साहसिक कदम मानता हूँ, जो अनिश्चितता को पूरी तरह समाप्त करके हजारों परिवारों के जीवन में गरिमा सुनिश्चित कर पाए। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 5-6 वर्षों में रियासी जिला भी विकास की नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कई लोग ये मानते हैं, कहते हैं साहब माता वैष्णो देवी की इस पवित्र धरती पर बदला क्या है। इसलिए कभी कभी याद दिलाना पड़ता है पुरानी बातें। स्मृति हमारी ऐसी होती है, बहुत सारी चीज़ें या तो हम भूल जाते हैं या जानबूझकर उन्हें याद नहीं करते। मुझे याद है 2019 के पहले इसी रियासी जनपद में एक वर्ष में डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स और यूटी कैपेक्स में 200 प्रोजेक्ट पूरे होते थे। आंकड़ा है मेरे पास 2019 में 207, 2020 में 300 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे। 2021 में यह संख्या बढ़कर 1,621 हो गई, 1621। 2022 में 2640, 2640 और 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में 3542, 3,542। आंकड़े सामान्यतः झूठ नहीं बोलते। तो रियासी में 19-20 के पहले 10 साल में जो काम हुआ वो 3 साल में रियासी जिले में प्रोजेक्ट के मामले में ज़्यादा हो गया। स्वाभाविक रूप से रियासी के नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में इसे मदद मिली है। हमारी पुरानी संस्कृति का ये गौरवशाली स्थान है। ये गौरवशाली स्थान आधुनिक संसाधनों से भी सुनिश्चित हो, सुसज्जित हो, इसका प्रयत्न हमने हमारे प्रशासन ने किया है। एक ऐसे रियासी के निर्माण की बुनियाद रखी गई है जो गरीबों, महिलाओं, नौजवानों को आगे बढ़ाने के समान अवसर प्रदान कर विकास के नए आयाम की रचना करे। 21, 22, 23 ये 3 वर्षों में 3 फाइनेंशियल ईयर में 7,803, 7,803 प्रोजेक्ट ये रियासी जिले में पूरे ही नहीं हुए हैं। रियासी के विकास को कैसी गति मिली है इसका अंदाज इसे आप लगा सकते हैं। पिछले 5 वर्षों में, मैंने 24 के पहले की बात मैं कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 202 करोड़ रुपए खर्च करके 19 परियोजनाएं पूरी की गई हैं। पौनी और धर्मरी में 25 करोड़ की लागत से नए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाए गए हैं। CRIF के अंतर्गत कंडा से रंसू रोड प्रोजेक्ट लगभग 19 करोड़ की लागत से पूरा किया गया है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में 27,466, 27,466 गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनाए गए हैं। अनेक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हुए हैं, बने हैं, जिनका उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ाना, लोगों का जीवन आसान बनाना था। ऐसे प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन हो, इसमें गति दिखी है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का 11.50 किलोमीटर हिस्सा या लंबाई रियासी जिले में पड़ती है और इस 11 किलोमीटर और 500 मीटर 11.50 किलोमीटर पर खर्च 2,895 करोड़ 2,895 करोड़ केवल 11 किलोमीटर पर। मुझे लगता है शायद 15 साल 20 साल में भी कभी रियासी ने नहीं सोचा होगा कि इतना पैसा रियासी में खर्च होगा। इसमें 52% काम पूरा हो चुका है। शेष प्राकृतिक आपदा के कारण काम में परेशानी आई है, कई बार परेशानी आती है।
बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बुद्धल महौर गूल रोड का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ। 1500 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट के पहले पैकेज में 60% काम पूरा कर लिया गया है। पैकेज 2 में भी 36% काम पूर्ण कर लिया गया है। बाकी तेज गति से पूरा हो इसका प्रयत्न चल रहा है। रियासी अरनास महौर रोड अप्रैल 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा, जिस पर 118 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। नाबार्ड के अंतर्गत डांगाकोट से मोहाली तालाब रोड का निर्माण चल रहा है, जिस पर 10.71 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। CRIF के तहत 17 करोड़ रुपए की लागत से नारलू हुंडर गली हॉस्पिटल रोड का अपग्रेडेशन किया जा रहा है। डेरा बाबा श्राइन स्थल पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए 8.33 करोड़ रुपए की लागत से घाट का निर्माण हो रहा है, जो अंतिम चरण में है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रियासी में फेसिंग कंपटीशन और ट्रेनिंग के लिए 7 करोड़ रुपए की लागत से ट्रेनिंग हॉल का निर्माण किया जा रहा है। 8.338 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के आवास का निर्माण भी हो रहा है। 12 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से सौचन गली से चंद पर 150 मीटर मोटरेबल ब्रिज ये भी निर्मित किया जा रहा है। लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड वाले शेड्यूल ट्राइब गर्ल हॉस्टल का निर्माण भी तेज गति से हो रहा है। 17 करोड़ की लागत से पंथल झज्जर रोड का अपग्रेडेशन भी हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 460 करोड़ रुपए 460 करोड़ रुपए की लागत से 32 अन्य रोड प्रोजेक्ट का निर्माण भी प्रारंभ किया गया है। अनेक ऐसे गांव थे जो इस योजना के लाभ से वंचित थे। कारण था कि पहले जब ये योजना वाजपेयी जी के ज़माने में शुरू हुई थी तो उसका जो मानक था, क्राइटेरिया थी कि 1000 आबादी के जो गांव हैं वो इस योजना के अंतर्गत सड़क से जोड़े जाएंगे। लेकिन जो हिली एरिया थी जिसमें जम्मू कश्मीर है, उनके लिए ये मानक 500 रखा गया था फेज 1 में। फेज 2 में ये इस मानक को बदला गया। देश भर में आप 500 आबादी और हिली एरियाज में 250 आबादी। तो 2001 के सेंसस के आधार पर जो गांव थे वो पहले ही चिन्हित कर लिए गए थे। यहाँ की विशेष परिस्थिति को देखते हुए ये आग्रह गृह मंत्री जी से किया गया था कि इसमें छूट मिलनी चाहिए। 2011 के सेंसस के आधार पर जो गांव जम्मू कश्मीर में हैं वो भी सड़क से जुड़ जाएं, जो बचे हुए थे। इसके लिए फिर से एक विशेष स्वीकृति भारत सरकार ने दे करके इन सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति पूरे जम्मू कश्मीर के लिए प्रदान की, जिसमें अकेले रियासी में 460 करोड़ रुपए के काम होंगे। मैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का विशेष रूप से इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 12 करोड़ रुपए की लागत से कटरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का निर्माण भी पूर्ण कर लिया गया है। मुझे विश्वास है कि ये सभी प्रोजेक्ट समावेशी, समृद्ध, समर्थ और सशक्त रियासी का निर्माण कर सकेंगे। आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप बेहतर संसाधन भी सुनिश्चित कर सकेंगे। पिछले दिनों विधायक जी, डीडीसी चेयरमैन साहब, यहाँ के अनेक लोग मुझे मिलते रहे हैं। 3 प्रमुख बातें, तीनों पर एक, कटरा शहर का अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम, ये आने वाले 6 महीने में काम शुरू हो जाएगा, इसकी स्वीकृति हो जाएगी, ये भारत सरकार को कह दिया। मास्टर प्लान कटरा अंतिम चरण में है, जल्द ही मास्टर प्लान की स्वीकृति भी आपको मिल जाएगी। तीसरा, ये मल्टी मॉडल टर्मिनल स्टेशन, कुछ उसमें नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं लेकिन जल्द शुरू हो इसका प्रयास किया जाएगा। अनेक ऐसे काम हैं, मैंने मोटे तौर पर इन कामों का जिक्र किया है। मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO सचिन वैस की भी सराहना करना चाहता हूं कि जब प्राकृतिक आपदा यहाँ आई थी पूरे श्राइन बोर्ड के अपने साथियों का, तो सबसे पहले ये संस्था थी जो आपातकालीन समय में
आपदा के से ग्रसित परिवारों के साथ खड़ी हुई, चाहे राहत सामग्री पहुंचाना हो, उनके इलाज का मसला हो, हर तरह से। और फ्लड में जो विद्यालय यहाँ तबाह हुए हैं, अभी सरकार की ओर से या हम लोगों की ओर से बने या न बने, श्राइन बोर्ड ने 15 विद्यालयों के निर्माण का काम तेज गति से प्रारंभ करा दिया रियासी जिले को। मैंने अभी कन्वोकेशन में भी बताया था, चूँकि रियासी के लोग, इसलिए जानना बड़ा जरूरी है कि श्राइन बोर्ड के सीईओ साहब कर क्या रहे हैं। क्योंकि सीईओ साहब मैंने आज वाले नहीं, तो एक मैंने सीईओ बदलते रहते हैं, लेकिन सीईओ एक पद है। गत वर्ष 5 मंदिर रियासी जिले में, ऐसे गांव में जहां अत्यंत गरीब लोग रहते हैं, जो खुद मंदिर नहीं बना सकते, 1 करोड़ रुपए की लागत से श्राइन बोर्ड ने बनाया। इस साल फिर वो 5 मंदिर बनाने का काम उन्होंने प्रारंभ किया है। वो सब LED या फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप, ये इतना है कि बोलूँगा तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन मैं मुख्य बातें केवल बता रहा हूँ। संस्कृत और वेद पूरे जम्मू संभाग में ठीक ढंग से लोग पढ़ें, जानें, अपनी संस्कृति को समझें, ये श्राइन बोर्ड के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। कठुआ जिले का चूड़ामणि संस्कृत संस्थान न्यास, उसको 1.5 करोड़ रुपए उस गुरुकुल को श्राइन बोर्ड ने दिया है। अभी एक वेद पाठशाला को, ऐसे अनेक संस्कृत पाठशालाएं, गुरुकुल और वेद पाठशालाओं को श्राइन बोर्ड मदद करता है। रियासी जनपद की अधिकांशतः और थोड़ा हिस्सा हमको लगता है उधमपुर और जम्मू का होगा, 80% रियासी जिले के, मैं सही कह रहा हूँ ना सचिन, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, और 20% में उधमपुर का सटा हुआ हिस्सा और जम्मू का नगरोटा वाला हिस्सा। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से 22 करोड़ रुपए की उनके द्वारा उत्पादित सामग्री को श्राइन बोर्ड ने अब तक खरीदा है। और हमने अभी सीईओ साहब से आग्रह भी किया है कि उन महिलाओं के साथ श्राइन बोर्ड को बराबर संवाद करना चाहिए, और हमारी क्या ज़रूरतें हैं वो लोकल महिलाएं यहीं इन्हीं 2-3 जिलों की बनावें, तो ये 22 करोड़ कैसे 50 करोड़ हो जाए इस साल, इसकी व्यवस्था भी श्राइन बोर्ड कर रहा है। जो गुरुकुल श्राइन बोर्ड चलाता है, मैंने वहाँ भी बताया था, जहाँ गर्व से कहना चाहता हूँ कि ये देश का सर्वोत्कृष्ट गुरुकुल है संस्कृत शिक्षा का, जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड चलाता है। और राष्ट्रीय स्तर की जितनी प्रतियोगिताएं होती हैं, सबसे अधिक पदक, गोल्ड मेडल पाने वाला गुरुकुल भी यही है। जो इंश्योरेंस पहले जो श्रद्धालु आते थे वो 5 लाख रुपए का होता था, उसे अब 10 लाख कर दिया गया है, क्योंकि कोई आपदा आवे तो उनके परिजनों को उनके इलाज पर भी हर साल 4 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। बहुत सारे लोग बीमार होते हैं। शंकराचार्य जी का एक टेम्पल है, बहुत दिन से शंकराचार्य जी पुकार रहे थे कि हे कटरा के लोगों, हे रियासी के लोगों, जागो हो जागो। तो यहाँ के लोग भी जागे और श्राइन बोर्ड भी जागा, और ये 30 करोड़ रुपए की लागत से शंकराचार्य जी का मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ है, जो मैं समझता हूँ कि यहाँ के पर्यटन को, यहाँ के सामाजिक और आर्थिक विकास को बहुत गति देगा। बहुत सारे लोग देश भर से श्रद्धालु आते हैं जो माता का दर्शन करते हैं, और बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए शिवखोड़ी जाना चाहते हैं। बहुत लोग सड़क से जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, और वो अच्छी संख्या है, जो चाहते हैं कि जल्दी जाएं, उसी दिन दर्शन करके चले आएं। तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 26.45 लगभग 27 करोड़ रुपए की लागत से कटरा में और शिवखोड़ी में हेलीपैड का निर्माण हो रहा है, जो अंतिम चरण में है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से वो हेली सेवा शुरू होगी। शिवखोड़ी के भी पुनरुद्धार का काम एक संस्था से ही कराया गया। रमेश कुमार जी उसके मुख्य रूप से, मैं कहूँ कि किरदार रहे हैं, और वो काम भी पूरा हो गया है। ये समय उचित नहीं, 14 जनवरी के बाद किसी दिन हम लोग चलेंगे, उस काम का भी लोकार्पण कर दिया जाएगा। बारीदार परिवारों की सहायता के लिए भी श्राइन बोर्ड लगातार 1986 से काम कर रहा है। 777 परिवारों में बच्चियों की शादी के लिए अनुदान श्राइन बोर्ड ने अभी तक दिया है।
कंजक समृद्धि योजना के तहत 565 यंग बच्चियों, यंग गर्ल को 9.49 करोड़ ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए श्राइन बोर्ड ने प्रदान किया है। अंडर adoption of girl child scheme, 154 girls of Baridar families benefited with total outlay of 3.2 crores. The board has also undertaken development activities in the village of Holy Shrine, the financial implication of which is around 12 crore during past 7 years. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत है। इन्वायरमेंट को लेकर के जो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं वो श्राइन बोर्ड को मिलता रहा है, और जो अभी जल्द एक काम हम लोग करना चाहते हैं जो अंतिम चरण में है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ गॉडेस एट कटरा। कहीं भी देश में देवी माँ का म्यूजियम बना नहीं है, तो एक तो वो म्यूजियम बने, एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंसल्टेंट हमें मिले हैं, उन्होंने उसका कॉन्सेप्ट नोट भी बनाया है, जल्द ही वो आने वाले हैं। हमारे श्राइन बोर्ड के साथी जो श्राइन बोर्ड के पास कटरा में भूमि है, जो उपयुक्त भूमि होगी, जल्द से जल्द उस काम को शुरू करा के उसे पूरा कराया जाएगा, ताकि माता के दर्शन के लिए लोग आवे ही। बहुत लोग केवल म्यूजियम देखने देश से नहीं, दुनिया के दूसरे हिस्से से हमें इस तरह का म्यूजियम श्राइन बोर्ड बनाना चाहता है। मैं समझता हूँ कि आप सबसे मेरा आग्रह है कि इन सब चीज़ों को बताना कभी कभी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो कुछ नहीं करते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं। एक ढपोर संघ का किस्सा हमारे यहाँ बड़ा प्रचलित है। एक ढपोर संघ महाराज थे, सुने आप लोग? एक बच्चा जा रहा था और एक पेड़ के नीचे एक बाबा धुनी लगा के आसन जमाए हुए थे। बच्चे को लगी थी भूख, मिल गए बाबा, तो उसने प्रणाम किया। बाबा ने कहा बताओ बच्चा क्या चाहिए? कहा बहुत भूख लगी है, 2 रुपया दे दीजिए। तो बाबा ने कहा 2 क्यों, 4 ले लो। तो बच्चे ने कहा 4 दीजिए। तो बाबा ने कहा 8 ले लीजिए। तो बच्चे ने कहा 8 दीजिए। तो बाबा ने कहा 16 ले लीजिए। बच्चा जितना मांगता था बाबा दुगुना देने का आश्वासन बराबर देते थे, देते कुछ नहीं थे। तब से ये किस्सा प्रचलित हुआ कि हम ढपोर शंखोस्मि बदामी च ददामी ना। मैं ढपोर शंख हूँ, मैं केवल बोलता हूँ, देता कुछ नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि ढपोर शंख वाला काम बंद करके सही में जो होना है वही बोला जाए, वही किया जाए। इतना ही करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय माता दी।